जिस गाड़ी को हम लेकर आए हैं ये एक बजट सेगमेंट की कार है। मेरे पास जो है वो 2013 है। ठीक है। ये यूरो 2 में आई थी और ये VXR वेरिएंट है इसका। ये बेसिक गाड़ी, पहली कमाई की गाड़ी सुजुकी मेहरान थी, जो कि मेहरान दी बॉस है, जो हर पाकिस्तानी की मोस्टली पहली गाड़ी होती है। जो 8 लाख में गाड़ी की बात आप छोड़ें, 8 लाख में बाइक की बात करें। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं और अगर आप एक कंफर्टेबल राइड चाहते हैं तो कल्टस इज़ ऑल द वे अप फॉर इट। जो फ्यूल एफिशिएंसी भी देखी है वो बहुत अच्छी है। ये मैंने शहर में इसको ऐसे कैलकुलेट किया है कि मैंने पूरा पेट्रोल डलवाया है। अच्छा। और मैंने पेट्रोल ख़त्म करवा लिया है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये माइलेज इतनी एब्सोल्युटली मैं फिगर जाना चाह रहा था। मतलब आपने कहा कि आखिरी कतरे तक मैं यूज़ करूंगा, ताकि मैं अगर किसी को इसकी बात बताऊं तो वो बिल्कुल शहादत की तरह हो। जब ये गाड़ी चल रही होती है आप इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है बहुत ज़बरदस्त है। जिसने मेहरान मोड़ लिए ना, कल्टस तो वो उंगली से चला लेता है। इसके पार्ट्स बड़े महंगे हैं, ये इस बात में हकीकत है। गाड़ी ले लेना इज समथिंग एल्स, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसकी एक जो कॉस्ट होती है समथिंग एल्स। तो मैं 3000 किलोमीटर पे इसको चेंज कर लेता हूँ और मैं डलवाता हूँ 2050। मेरा मैकेनिक अक्सर पीछे पड़ा रहता है मेरे, और मैं कहता हूँ कि भाई मैं अगर ये बेचूंगा तो मुझे बताओ मैं लूंगा क्या। सही है। तो बेहतरीन गाड़ी है ये किसी एक ऐसे बंदे के लिए जो 9 to 5 जॉब करता है, खासकर जो मेहरान से अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट गाड़ी है। वो तो साथ में 2 शुक्राने के नवाफिल भी पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो एक्सफिनिटी ओनर रिव्यू सीरीज़। और आज जिस गाड़ी को हम लेकर आए हैं ये एक बजट सेगमेंट की कार है, क्योंकि गाड़ियों की कीमतें इतनी इंसेन हद तक बढ़ चुकी हैं कि एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है गाड़ी को अफोर्ड करना भी। सो कीपिंग इन व्यू ऑल दो सर्कमस्टांसेस, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं ये अभी भी एक अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। ऑल्दो नई गाड़ी नहीं है, मार्केट में अवेलेबल एज ए यूज कार ऑप्शन आपको मिल जाती है। सो द कार वी हैव टुडे इज सुजुकी कल्टस, और ये उसकी फर्स्ट जनरेशन है जो पाकिस्तान में अराउंड 2000 में लॉन्च हुई थी, और उस वक्त ये एज अ कार्बोरेटर इंजन 1000 सीसी में लॉन्च हुई थी। उसके बाद ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल 2008 में इसके एक EFI इंजन के साथ इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एवरेज काफ़ी बेहतर हो गई थी गाड़ी की। और उसके बाद 2016 तक ये गाड़ी चली थी पाकिस्तान में, जिसके बाद 2017 में सुजुकी ने इसकी सेकंड जनरेशन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दी थी, जो अभी भी पाकिस्तानी रोड्स पे मौजूद है। सो चलते हैं इस गाड़ी के रिव्यू की तरफ, और लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय गेस्ट। गौहर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो गौहर, मुझे बताएं ये कौन सा मॉडल है कल्टस का? जैसे आपने भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है इसका, मेरे पास जो है वो 2013 है। ठीक है। ये यूरो 2 में आई थी और ये VXR वेरिएंट है इसका, जिसमें आपका AC बिल्ट इन आता है। ठीक है। और ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट के हवाले से यूरो 2 का एक बड़ा नाम था जी, यूरो 2 टेक्नोलॉजी आई है, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है, तो ये वो वाला मॉडल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मैंने वैसे भी बताया कि कार्बोरेटर इंजन जो था उससे कंपैरेटिवली EFI के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स इंजन में क्योंकि थी, तो उसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंट हो गया था और काफ़ी पसंदीदा गाड़ी हो गई थी ये लोगों की। बिल्कुल। तो आपने कब परचेज किया? 2013 मॉडल है, आपने कब ली थी? मैंने जी ये 2013 मॉडल परचेज किया था अराउंड 2019 में, यानी कि गाड़ी 5-6 साल चल चुकी थी। अच्छा, 2019 में आपने ली थी। और आप किसी गाड़ी से अपग्रेड कर रहे थे या आपकी पहली गाड़ी थी? जी नहीं, मेरी ये दूसरी गाड़ी थी। मेरी बेसिक गाड़ी, पहली कमाई की गाड़ी सुजुकी मेहरान थी, जो कि मेहरान दी बॉस है, जो हर पाकिस्तानी की मोस्टली पहली गाड़ी होती है, जो आपको हर किनाल पे 70% ही नजर आती थी एक ज़माने में। अब तो है उसका प्रोडक्शन, क्योंकि अब वही चीज़ ओवरटेक ऑल्टो ने कर ली है, हर 5-10 सेकंड बाद नजर आएगी आपको। बिल्कुल ऐसी। और अगर थोड़ा पीछे चले जाएं तो कल्टस ने भी काफ़ी हद तक रिप्लेस किया था इसको, मेहरान को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2019 में आपने ये गाड़ी ली, उस वक्त ये कितनी चली हुई थी जब आपने ली थी? उस वक्त मेरा ख्याल है मीटर ने शायद पीछे किया होगा, क्योंकि मेरे पास 9-10 हज़ार किलोमीटर पे आई थी, तो ऑब्वियसली तो नहीं चली। 10,000 किलोमीटर यानी कि लाख चल चुकी होगी ना। अच्छा, दोबारा जीरो से स्टार्ट हो गई। हाँ जी, मेरे पास इस रीडिंग पे आई थी, तो ऑब्वियसली वो लाख तो चल चुकी होगी। बिल्कुल सही है। लेकिन ये मैं इसका 3rd ऑनर हूँ। पहले एक कंपनी की गाड़ी थी, फिर मेरे एक फ्रेंड ने ली इसको और उसने तो फैमिली के लिए यूज़ किया, और फिर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो जब से मैं दोस्त के पास है वो तो मुझे पता फैमिली की, और मुझे लगता है कि जिसने कंपनी वाले ऑनर ने भी चलाई इसको अच्छा ही इस्तेमाल किया है।
ठीक है। और 2019 में आपने ये गाड़ी ली थी जब, तो उस टाइम किस प्राइस पे आपको ये मिली थी यूज़ में? मुझे ये उस टाइम पे अराउंड आप कह लें कि 8 लाख में मिल गई थी, जबकि मार्केट वैल्यू इसकी 8.5 लाख तक थी उस टाइम पे भी। अच्छा। मगर उनके दोस्त था तो उसने मुझे 8 लाख के अराउंड ये गाड़ी दे दी थी। ताल्लुकात की बेस पे आपको? हाँ, कह सकते हैं, उसने मुझे कॉम्पनसेट किया। अच्छा, लेकिन स्टिल 8 लाख की अगर आज बात करें, 2023 में हम बैठे हैं, तो 8 लाख में एक कल्टस मिल जाना 2013 मॉडल, बड़ी एक अजीब सी बात लगती है। 8 लाख में गाड़ी की बात आप छोड़ें, 8 लाख में वो बाइक की बात करें, ऐसे ही है। 8 लाख में आपको एक अच्छी बाइक मिलेगी। ऐसे ही है। अब तो जो हमारे रेगुलर बाइक के मॉडल्स होते थे वो भी 5 लाख पे पहुंच गए हैं सुजुकी के। गाड़ी तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको 8 लाख में मिलेगी। ऐसे ही है। कोई बहुत ही 90s का मॉडल भी मिल जाएगा आपको, वैसे तो मुमकिन सी बात लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो जिस टाइम पे भी जिसने जो गाड़ी ली है ना, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ 2021-22 से पहले जिसने भी ले लिया, बहुत अच्छा टाइम था वो। बिल्कुल ऐसे। खैर, आपने ये गाड़ी ले ली, अभी तक आपको इसको चलाते 4 साल हो गए हैं? जी, 4 साल हो गए हैं। इसके फीचर्स के बारे में बताएं, क्या क्या है इसमें? इसमें बेसिकली देखें, मेहरान से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ कि मैं पहला मेहरान कॉर्नर था। ठीक है। मेहरान की सस्पेंशन बहुत फजूल है, मेहरान की गियर शिफ्टिंग बहुत फजूल है। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जब तक आपके पास है, लेकिन अगर मैं उसको एक ऑनेस्ट रिव्यू करूं तो वो एक डब्बा ही है जिसके साथ 4 टायर लगे हुए हैं। बेसिक कार है, 4 पहियों पे। और जब मैं कल्टस भी ले रहा था तो मुझे सिर्फ यही लगा था कि मैं सिर्फ एक गाड़ी अपग्रेड कर रहा हूँ कि शायद इसकी बस थोड़ी सी चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जब मैंने इसमें बैठा हूँ और जब मैंने इसकी ड्राइव ली और जब मैंने इसको प्रॉपर्ली यूज़ करना शुरू किया है, तो फिर मैंने ये देखा है कि ये बहुत फ़र्क है। वो डब्बा था तो ये वाकई गाड़ी ही है। और अगर मैं स्पेक्स की बात करूं तो मेनली इसका एसी उससे बहुत ही अच्छा है। इसकी ड्राइव जो है उससे बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद पूछेंगे तो मैं आपको मज़ीद पता चलूँगा। मेन जो उसमें फ़र्क है वो एक एसी और एक सस्पेंशन का ही लगता है बंदे को आके ना। ठीक है। क्योंकि और कोई जो आजकल की जिस तरह से वेरिएंट्स गाड़ियों में चीज़ इंट्रोड्यूस्ड हैं उस तरह से तो ये नहीं है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी हैं और अगर आप एक कंफर्टेबल राइड चाहते हैं तो कल्टस इज़ ऑल द वे अप फॉर इट। हाँ, नहीं, मेहरान से अगर आप अपग्रेड की बात करें तो एक तो जैसे आपने कहा कि एसी और इसकी कंफर्ट बहुत बेहतर थी, प्लस इसकी स्पेशियसनेस, जो इसकी स्पेस है बहुत बेहतर है। लेग स्पेस में डिग्गी बहुत अच्छी है। हाँ, डिग्गी की स्पेस बहुत अच्छी है। बल्कि इवन जो रियर पैसेंजर्स बैठे होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि वो लेग रूम बहुत अच्छा है पीछे, बहुत अच्छा है। तो अगर आप एक फैमिली कार चाहते हैं और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ आपको लगेज स्पेस चाहिए तो ये आई थिंक मोर देन इनफ है। इसमें उस तरह लगेज तो नहीं आपको मिलेगा, लेकिन इसके हैचबैक के तौर पे अगर देखें तो बहुत अच्छी इसकी लगेज कैपेसिटी है। मॉडर्न डे ऑल्टो के साथ अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो ऑल्टो की लेग स्पेस भी बहुत अच्छी है, इससे अच्छी है। लेकिन ऑल्टो मार खा जाती है उसकी डिग्गी की स्पेस की वजह से, उसकी वो स्पेस नहीं, लेकिन इसकी वो स्पेस बहुत अच्छी है और लेग स्पेस भी अच्छी है। तो इसको उस पर एडवांटेज है मेरे कंपैरिजन वैल्यू। वो भी एडवांटेज है। और वैसे भी वो 660 सीसी है, ये 1000 सीसी है। बिल्कुल। तो आपको जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। और इन गाड़ियों का ये भी होता है कि आपका लाइफ टाइम में आपने टोकन पे किया होता है, वो आपको बार बार सरदर्द भी नहीं होती है कि आपने उसको मेंटेन करके रखना है। तो एक मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी रेंज में, अगर आपके आसपास में कहीं ये गाड़ी मिल रही है तो आप इसको हंस के लें, क्योंकि मैंने इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी भी देखी है वो बहुत अच्छी है। सही है। फ्यूल एफिशिएंसी से ही आप मुझे ये बता दें कि इसको आपको क्या एवरेज मिलती है, शहर के अंदर भी बता दें और लॉन्ग रूट पे भी बता दें। लॉन्ग रूट पे मैं इसको कैलकुलेट उस तरह से तो नहीं कर पाया, वो मेरी एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट हो गई कि मेरी शायद अराउंड 18 to 19 हो। लेकिन ये मैंने शहर में इसको ऐसे कैलकुलेट किया है कि मैंने पूरा पेट्रोल डलवाया है। अच्छा। और मैंने पेट्रोल ख़त्म करवा लिया है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये माइलेज इतनी एब्सोल्युटली मैं फिगर जाना चाह रहा था। मतलब आपने कहा कि आखिरी कतरे तक मैं यूज़ करूँगा, ताकि मैं अगर किसी को उसकी बात बताऊँ तो वो बिल्कुल शहादत की तरह हो। सही है। तो वो उसके मुताबिक ये 16 आराम से देती है विदाउट एसी, विद इन सिटी। और जब मैं गर्मियों में इसका एसी ऑन कर लेता हूँ ये आ जाती है 13-14 पे। लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि इसकी 16 माइलेज है विदाउट एसी। ठीक है। और ये लाइट पेडल के साथ है या बहुत आप खींच के गाड़ी चलाते हैं? मैं लाइट पेडल बिल्कुल नहीं चलाता। जो मेरे साथ बैठते हैं जिनको इत्तेफाक रहा है वो बिल्कुल जानते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा सा रैश ड्राइवर हूँ, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि 16 किलोमीटर की एवरेज है। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई एक लाइट पेडल यूजर हो तो शायद उसको 17 तक भी खींच लें। इससे भी बेहतर दे सकती है, दे सकता है। ठीक, मतलब आपकी रफ ड्राइविंग है, मतलब ऑन एवरेज अगर आप देखें तो इस गाड़ी से 16 तो मिल ही जाती है। मिल जाती है। मैं रेसर तो नहीं हूँ लेकिन एक रैश ड्राइवर हूँ
फिर भी 16 मिल जाती है। और पेट्रोल जब आप आखिरी कतरे तक उसको यूज़ करते हैं तो वो जैसे मोटरसाइकिल लिटा के थोड़ा बहुत और यूज़ करते हैं, गाड़ी को भी लाते हैं थोड़ा टंकी को। बस वो जो चेक करने के लिए हुआ था तब ये वाले 2 इत्तेफाक हुए थे। उसके बाद तौबा कर ली कि भाई बहुत चेक कर लिए, 2 बार कर लिया था, तीसरी तरफ मैं नहीं गया क्योंकि उसमें फिर जलालत भी हो जाती है बंदे की ना। ऐसे ही है ना, वो एक साथ आपको बोतल रखनी चाहिए थी पेट्रोल की। ऐसे ही है, ऐसे ही। खैर बहरहाल चलें, ये तो बड़ी अच्छी एवरेज है, क्योंकि हम जब एक बजट कार की बात करते हैं तो सबसे पहला जो कंसर्न होता है किसी भी बंदे का जो इस रेंज में गाड़ी ले रहा होता है उसके लिए फ्यूल एवरेज ही होती है। एब्सोल्युटली। तो अगर 16 की फ्यूल एवरेज लाहौर जैसे शहर के अंदर एक गाड़ी दे रही है जहाँ पे ट्रैफिक इतनी हद तक बढ़ चुकी हुई है कि आपको हर 2 मिनट के बाद आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, तो आई थिंक 16 इज़ अ वेरी गुड नंबर। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इससे अगर आप मजीद ऊपर कहेंगे तो मेरा ख्याल है एक ऑल्टो ही है जो आपको इससे बेहतर एवरेज दे सकती है सिटी के लेकिन वो अंदर। देखें ना वो कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया ना कि डिग्गी का फैक्टर भी इसमें एक माइनस हो जाता है। नहीं, प्लस नई गाड़ी इस टाइम ऑल्टो तकरीबन 30 लाख की हो गई हुई है। बिल्कुल ऐसे। मैं हमेशा बात करता हूँ, हमारे एक दोस्त हैं उनके पास भी ऑल्टो है, तो वो बड़े खुश होते हैं फ्यूल एवरेज से, लेकिन खैर अब वो उनकी गाड़ी बहुत महंगी हो चुकी है। फ्यूल एवरेज उसमें कोई डाउट, उसमें कोई डिबेटेबल नहीं है बात की, फ्यूल एवरेज की बहुत अच्छी है, सिटी वाइज वो बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन इसकी गाड़ी में अगर मैं इसकी पर्क्स में और बात करूं, एक चीज़ जो मैं मिस कर गया हूं पहले, वो इसकी रोड ग्रिप। जब ये गाड़ी चल रही होती है आप इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं इसको 60 पे भी एक स्टीप टर्न करता हूं ना तो ये गाड़ी बाहर आउट नहीं होती। जबकि मैंने वैगन आर चलाई है उसका तो डर ही लगा रहता है कि शायद वो भी उलट जाएगा। और बाकी ऑल्टो की भी अगर आप उसको रेस देते हैं 100+ करते हैं मोटरवे पे तो गाड़ी थोड़ा शेक करती है, लेकिन ये इसको मैं रिंग रोड पे मोटरवे पे 120 तक 130 तक लेके गया हूँ, इसमें शेकेबिलिटी नहीं है, स्मूथ चलती है। मतलब ये गाड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ही इसलिए है, इसकी रोड ग्रिप ज़बरदस्त है। रोड ग्रिप, इसकी स्टेबिलिटी, इसका आई थिंक डिज़ाइन इस तरह किया गया था, प्लस ये इसकी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। और आई वाज सरप्राइज जब ये आई थी कि हालांकि इसकी इतनी हाइट नहीं है बट स्टिल इसका जो हेडरूम है वो कंसिडरेबल हेडरूम है। जी जी, मतलब इवन है 6 फीट पर्सन उसके लिए भी इतना कोई मसला नहीं है गाड़ी के अंदर बैठना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर ये तो इसके एसी की भी हमने बात कर ली, उसके अलावा इसमें स्टीयरिंग जो है वो पावर स्टीयरिंग नहीं आता इसके अंदर। इसमें पावर स्टीयरिंग नहीं आता। अभी रिसेंटली मेरी वाइफ ने ड्राइविंग स्टार्ट की है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं इसमें पावर स्टीयरिंग जो है ऐड कर लूँ, जो कि मेरा ख्याल है कि 14 to 15,000 कॉस्ट होती है, और ये आपको कर देते हैं मैकेनिक्स ना, इसमें बिलालगंज वगैरह साइड से भी आप चले जाए तो वो कर देते हैं, हाइड्रोलिक इसमें आता है। तो वो मेरी अब ऑप्शन है, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है आपकी तो माशाल्लाह बिल्ड इतनी है, जो बंदा मेहरान, ये बिल्ड मेहरान से है जी कुछ। अच्छा, कुछ तो वैसे और कुछ मेहरान ने की है, मेहरान ने मसल्स बना दिए जी। तो कुछ जो मेहरान ने जिसने मेहरान मोड़ लिए ना, कल्टस तो वो उंगली से चला लेता है, लेकिन मेरी वाइफ किसी भी किस्म का ट्रक वो भी चला सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर पावर विंडोज भी नहीं आती? वो भी नहीं आती। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई खास ऐसे फीचर्स नहीं है, बेसिकली एक गुड फैमिली कार है जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करती है। लेकिन इसमें एक लिमिटेड एडिशन आया था, 2016 में आया था वो। जी बिल्कुल 2016 में, लेकिन इसी वेरिएंट में आया था जिसमें उन्होंने पावर विंडोज और ये पावर स्टीयरिंग दिया था। तो वो हाथों हाथ बिका था। वो अभी भी अगर आप कल्टस लें तो मैं व्यूअर्स को यही कहूँगा कि अगर आपको लिमिटेड एडिशन मिलता है तो ज़्यादा बार्गेन ना करें, जल्दी से उसको उठा लें, क्योंकि उससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि आपको अच्छा सौदा मिल सकता है। वो भी ले सकते हैं अगर आपने इसी मॉडल के अराउंड में लेना है तो आप ये आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हैं, पावर विंडोज, पावर स्टीयरिंग। आई डोंट थिंक कि इसका कल्टस के कोई पार्ट्स का इतना इशू है। अच्छा, कल्टस के बारे में एक मिथ समझ लें या कुछ भी समझ लें, लोगों की ये होती है कि इसके पार्ट्स बड़े महंगे हैं, ये इस बात में हकीकत है? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आई डोंट नो ये मिथ कहाँ से रिवॉल्व करती है, मैं आपसे फर्स्ट इस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे साथ हुस्न इत्तेफाक ये है कि मैं जब से इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से कोई इंजन का काम नहीं निकला। ठीक है, यानी कि अब ऑन एवरेज निकाला जाए तो इस गाड़ी को 10वां साल है। ठीक है, और अगर 10वें साल में थर्ड ऑनर इसका कोई गाड़ी का इंजन का काम अभी तक नहीं करवा रहा तो इट मीन्स कि इसका इंजन बहुत ज़बरदस्त है। अभी आपने खुद कितनी चला ली है गाड़ी? खुद मैंने चला ली है अराउंड 40,000, 30 to 40,000, मतलब तकरीबन 1.5 लाख ओवरऑल चल चुकी है गाड़ी। जी बिल्कुल चल चुकी है। ठीक है, कोई नॉकिंग वगैरह इंजन में फील हुई हो कभी? बिल्कुल भी नहीं। इंजन वाइज मैं टोटली इसके साथ जो है सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, मेरी खुद की कोई कोताही से कहीं गाड़ी गुड़ी लग जाए, कभी ऐसा हुआ है, 1-2 बार ऐसा हुआ है बस। वो मेरे बम्पर मुझे चेंज करवाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं था। कितने प्राइस थे उसके? मेरा ख्याल है कि अराउंड 8 to 9,000 में ना मेरा एक बार हल्का सा बम्पर लगा था आगे, फ्रंट या बैक वाला? अच्छा मजे की बात, तो पीछे से मुझे अगले ने हिट किया तो मैं अगली गाड़ी में लगा और 0 स्पीड पे था मैं बिल्कुल, हालांकि अच्छा, तो वो दोनों फिर डैमेज होकर चेंज करवाने पड़े।
तो मैंने ऐसे ही लेकर उस पर पेंट करवा लिया था। तो वो अराउंड मुझे याद है उस टाइम पे 1 से 2 साल पहले 9,000 रुपया कॉस्ट आई थी। और वो आपने आफ्टर मार्केट करवाए थे या सुजुकी से करवाए थे? नहीं, मैंने आफ्टर मार्केट करवाए थे। सुजुकी अगर आप देखें शोरूम की मेंटेनेंस करेंगे फिर वो तो अल्टीमेटली एक्सपेंसिव होनी ही होगी, कंपैरेटिवली महंगी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर अगर और किसी फीचर की बात करें तो एक तो इसके अंदर हेलोजन लैंप्स आते हैं सिंपल बेसिक लेवल पे, और उसी तरह इसके हेलोजन रियर लैंप्स भी आते हैं। उसके अलावा इसके मुझे ये बता दें कि इसकी मेंटेनेंस जो कॉस्ट है, क्योंकि बजट कार है तो एक ये भी कंसर्न होता है कि गाड़ी ले लेना इज समथिंग एल्स, लेकिन उसको मेंटेन करना उसकी एक जो कॉस्ट होती है समथिंग एल्स। तो इसकी एक तो कितने टेन्योर के बाद चेंज करवाते हैं आप इसका ऑयल वगैरह, और उसकी क्या कॉस्ट आती है वो बता दें। मैं इसमें हेवोलिन का ऑयल यूज़ करता हूँ, और मैकेनिक्स के रिकमेंडेशन पे जी मैं उसको, क्योंकि इंजन पुराना हो चुका है उनके मुताबिक, तो मैं 3000 किलोमीटर पे इसको चेंज कर लेता हूँ, और मैं डलवाता हूँ 2050। तो एक बार मैंने 3500 भी डलवाया है, चेंज करवाया है। मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि इंजन परफॉर्मेंस में कोई इनएफिशिएंसी आ गई हो, लेकिन इस मामले में मैं कोताही नहीं बरतता कभी भी, ये मेरी आदत है। और मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी गाड़ी के ऑनर्स हैं वो इंजन ऑयल में कभी भी लेट ना करें। तो मैं भी खुद नहीं करता, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इंजन में कभी कोई मसला नहीं आया। तो वो ये है कि इंजन ऑयल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, वो तो ओवरऑल ही हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था इंजन ऑयल, मुझे याद है इसका 1700 का इंजन ऑयल था, और अब वो 3000 क्रॉस कर गया हुआ है। लेकिन वो तो सबके लिए है ना। हाँ, वो तो सबके लिए। और इस टाइम अगर आपने जो लास्ट करवाया वो कितने का आपको पड़ा? 3000 के अराउंड पड़ा? वो 3500, क्योंकि इसमें ये है कि 3.5 लीटर्स होते हैं। ठीक है। तो जो पैकिंग में आता है वो एक 4 लीटर का आता है और एक 3 लीटर का आता है। ठीक है। तो पहले मैं 4 लीटर का ले लेता हूँ, और हाफ लीटर से बच जाता है, तो जो नेक्स्ट चेंज पे फिर मैं 3 लीटर्स का लेता हूँ। सही है। तो 3000 to 4000 के दरमियान में मेरी अब रेंज होगी भी उसकी। मतलब आप 3000 3500 किलोमीटर के बाद करवाते हैं, और सेम ही आपको कॉस्ट आ जाती है, यानी 1 रुपए फी किलोमीटर आपको इसकी अराउंड मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है। और उसके साथ ऑयल फिल्टर्स वगैरह भी चेंज? जी वो मैं करवाता हूँ। और एयर फिल्टर भी, या वो लेट करवाते हैं? नहीं, वो मैं साथ ही करवाता हूँ। ठीक है, ऑयल और एयर फिल्टर। ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आई थिंक इतनी ज्यादा नहीं है अगर इस गाड़ी की बात करें। 1 रुपए कर लें अगर आपने एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर डालने हैं। और कंसिडरिंग कि आजकल जो महंगाई है उसके हिसाब से 1 रुपए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। तो देखा जाए तो अच्छा, उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट आपको फील हुआ हो कि यार इस गाड़ी में ये वाला जो मसला है ना आपको एनॉय करता हो, कोई ऐसा है इसमें? इसमें एनॉय बस स्टीयरिंग आई है। कभी कभी स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्टीप टर्न आ जाए तो मुझे भी थोड़ा जोर लगाना पड़ जाता है। सही है। और वाइफ को जब मैं देखता हूँ मैन्यूवरिंग करते हुए तो मुझे नज़र आता है कि शी इज़ हैविंग अल्टीमेट यूजेज ऑफ फोर्स। तो वही एक मुझे फील होता है कि अगर इसका स्टीयरिंग भी ऐसा हो जाए तो मैं तो शायद सिटी भी ना लेने के ख्वाब सोचूं। क्योंकि उसमें भी यही अपग्रेड फीचर्स होते हैं। स्पेशियस डिग्गी होती है, ज़रा अच्छी सी कोशिश होती है, यही होता है। तो अगर आप अच्छी सी कोशिश इस गाड़ी की करवा लें और आप स्टीयरिंग जो है इसका पावर करवा लें, तो आई डोंट थिंक कोई इसकी इतनी ज़रूरत है मिडिल क्लास आदमी को कि वो गाड़ी बदलने की ख्वाहिश रखे, अनलेस आपके पास होंडा सिविक या होंडा ग्रे जैसी गाड़ी आ रही है जिसमें कि ऑटोमेटेड फीचर्स हों। सही है। बिल्कुल। मतलब जो इसके बाद आपका, वैसे चलें इसी से बात निकल आई है कि आपका कोई प्लान है अपग्रेड करने का गाड़ी को? छोटी गाड़ी में मेरा देखते हुए प्राइसेस कोई प्लान नहीं है। ठीक है। अगर मैंने किया तो फिर मैं बड़ी गाड़ी में ही करूंगा। ठीक है। या छोटी गाड़ी में स्विफ्ट थी जो ख्वाहिश रखते थे लेने की, लेकिन वो तो सर अब आपको पता ही है कहाँ पहुँच गई है। स्विफ्ट तो 50 लाख की हो गई है। बिल्कुल। 0.5 मिलियन आप इतना ही बनते हैं ना, 5 मिलियन सॉरी। हाँ 5 मिलियन 5 मिलियन हो गया। और लॉन्च वो हुई थी 29 लाख की हुई थी, और अभी 1 साल हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। बिल्कुल। तकरीबन 21 लाख उसकी प्राइस ऊपर चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी वैसे इस गाड़ी की आपने यूज कार मार्केट में प्राइस इसकी चेक की है कितनी है? जी आपने 8 लाख की ली थी, अभी कितने की है? मैं जिन दिनों में आपको बता रहा हूँ ना कि मेरा शायद प्लान था स्विफ्ट को अपग्रेड करने का, तो वो तो फिर अब ड्यू टू हेफ्टी प्राइसेस में नहीं कर पा रहा। तो जब मेरा प्लान था तब मैंने इसका मार्केट वैल्यू लगवाया था, तो इट वाज लाइक अराउंड 10 to 11 लाख। ठीक है। जब जो कि इसकी बुक पे जो प्राइस है ना, जो इसकी इनवॉइस प्राइस है वो इतनी थी 10 लाख जब ये ली गई थी बैक इन 2013। बिल्कुल सही है। तो 10 साल बाद भी अब देखें कि ये 10 लाख की उस टाइम पे सेल हो रही थी, जो कि अब इन करंट सर्कमस्टांसेस नाउ इन 2023 डेटेड अप्रैल, अब ये गाड़ी इस जगह अराउंड 13 लाख तक आराम से सेल हो सकती है। मेरा मैकेनिक अक्सर पीछे पड़ा रहता है मेरे, और मैं कहता हूँ कि भाई मैं अगर ये बेचूंगा तो मुझे बताओ मैं लूंगा क्या? हाँ लूंगा क्या, बात तो ये है ना, गाड़ी तो आप बेच देंगे, इस बात की खुशी एक अलग चीज होती है और बड़ी बेवकूफाना होती है कि मैंने 8 लाख की ली और 13 लाख की बेच दी, लेकिन उसके बदले में आप लेंगे क्या आगे? मैं नहीं ले सकता। तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अच्छा, क्वालिटी नहीं ले सकता मैं उसके बदले, जो क्वालिटी मेरी इसमें मुझे नजर आती है
वो नहीं नजर आती मुझे किसी और में। ठीक है, तो मतलब ये 13 लाख रुपए के बजट में आज अगर किसी ने गाड़ी लेनी हो, 10 से 15 लाख का बजट बहुत सारे लोगों का होता है। बल्कि एक्चुअली अगर आप बात करें मैसेज की बात करें ना, तो 10 से 15 लाख की बहुत आवाम है जो गाड़ी लेना चाहती है, जिसका यही बजट होता है एंट्री लेवल में। तो आप रिकमेंड करेंगे कि दिस इज द कार टू बाय? मैं तो कह रहा हूँ 100% रिकमेंड करूंगा। बल्कि मैंने पहले भी जिस तरह कहा कि अगर लिमिटेड एडिशन मिल रहा है ना, तो उसमें तो आपने नेगोशिएट भी नहीं करना, चुप करके उठा ले, क्योंकि वो बहुत कम वेरिएंट्स हैं वो। और अगर बाकी आप है तो फिर आप जरूर नेगोशिएट कर लें और अपनी जेब भी देखें। लेकिन अगर लिमिटेड एडिशन मिल रहा है तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं भी इसको शायद अपग्रेड कर लूँ। अब शायद मैं इसका लिमिटेड एडिशन ये जो अपग्रेड कर सकता हूँ। मतलब आप इसका मॉडल अपग्रेड करेंगे? बिल्कुल, मैं इसका वेरिएंट अपग्रेड कर सकता हूँ। अभी फिलहाल जो प्राइसेस है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं देख रहा हूँ कि मैं कोई और नई गाड़ी की तरफ जा सकता हूँ। नहीं, प्राइसेस की बात हो रही है तो मैं व्यूअर्स को ये भी बता दूं, जब 2017 के अंदर कल्टस लॉन्च हुई थी सेकंड जनरेशन पाकिस्तान के अंदर, तो वो उसकी प्राइस अराउंड 12.5 लाख थी, जब उसका जो बेस वेरिएंट है। और उसका जो AGS वेरिएंट है वो कुछ 6-7 महीने बाद लॉन्च हुआ था 2017 में, और वो भी तकरीबन 15 लाख का था, जिसकी इस टाइम प्राइस वो 4 मिलियन प्लस हो चुकी हुई है कल्टस की। लाइक यू कैन से 3 टाइम्स बढ़ चुकी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही पिछले 5 साल के अंदर। और आई डोंट थिंक कि अगर जस्टिफिकेशन उसकी कोई दी जाए तो कोई चीज़ जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर डॉलर की भी बात करें तो आई डोंट थिंक उस टाइम 2017 में कोई अराउंड $100 चल रहा था, 100 रुपए के बराबर। आज की डेट में 284-285 पे ट्रेड हो रहा है, तो 3 गुना तो डॉलर भी नहीं हुआ और गाड़ी की उतनी प्राइस हो गई है। जबकि एज अ कंपनी हम लोग क्लेम करते हैं कि हमारी इतने % लोकलाइजेशन भी है हमारी यहाँ पे। तो अगर स्केल पे मोनोपोली है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मैं तो हमेशा इस चीज़ पे भी आवाज़ उठाता हूँ कि आपकी एक सर्टेन अमाउंट की जो लोकलाइजेशन अगर हो रही है, तो एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर आपकी वो उसका इम्पैक्ट आता है डॉलर का, जबकि 100% के ऊपर नहीं आता। जबकि हमारी जो प्राइसेस हैं वो 100 से भी ऊपर जा रही होती हैं। ये तो सुनील मन साहब भी काफी दफा कह चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात बने कि ये सेपरेट टॉपिक है। इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स और बहुत सी चीजें स्टडी भी करनी पड़ेंगी और इनकी मोनोपोली को भी देखना पड़ेगा, जो कि पॉलिटिकल लेवल पे भी है। लेकिन हम क्योंकि कंज्यूमर लेवल पे बात करते हैं, तो रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 10/10 में करूंगा। एज ए कंज्यूमर भी मैं इसको 9/10 रेट करूंगा। और इसमें अगर आप छोटी सी कुछ अपग्रेडेशन करा लें, पावर शेयरिंग करवा लें, और अगर पावर विंडोज भी होती हैं वो भी करवा लें अपनी, देखें वो तो एक फैसिलिटी है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेहतरीन गाड़ी है ये किसी एक ऐसे बंदे के लिए जो 9 to 5 जॉब करता है और इसको एक ऑफिस के लिए कम्यूटेशन के लिए यूज करता है। डेली ड्रिवन एक गाड़ी है। इसमें लग्जरी नहीं है लेकिन इसमें कंफर्ट है। ठीक है, तो उसके लिए मैं किसी भी 9 to 5 जॉब होल्डर को रिकमेंड करूंगा कि हंस के ये गाड़ी लें और एंजॉय करें। ठीक है, और खासकर जो मेहरान से अपग्रेड कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट गाड़ी है। वो तो साथ में 2 शुक्राने के नवाफिल भी पड़ेंगे। अब वो जब अपग्रेड करेंगे तो उनको एहसास होगा कि वो गाड़ी भी कुछ चीज होती है और किस दुनिया में वो आ गए हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिकली वो तो आप जैसे जैसे एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो वो चीजें चेंज होती रहती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। खैर बहरहाल आई थिंक हमने सारी चीजें गाड़ी की कवर कर ली हैं। एंड थैंक यू वेरी मच गौर फॉर योर टाइम कि आपने अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दी है इस गाड़ी के बारे में, ताकि जिन्होंने लेनी है आज 2023 के अंदर वो भी एक अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें इस गाड़ी के मुतालिक। अगर आप कोई गाड़ी ये भी लेना चाहते हैं तो जैसे गौर ने भी बताया कि आपको अराउंड 13-14 लाख रुपए में एक अच्छी गाड़ी आपको ये मार्केट से मिल सकती है। मैक्सिमम 1.5 मिलियन मैक्सिमम। हाँ, तकरीबन 15 लाख मैक्सिमम आपको इतने में मिल जाएगी। तो आज भी अगर आपका बजट 10 से 15 लाख के बीच में है तो डिपेंडिंग अपॉन मॉडल आप ये गाड़ी ले सकते हैं। और आई थिंक ये बहुत दर्जे बेहतर होगी अगर आप एक 0 मीटर ऑल्टो लेंगे, जो कि वैसे ही अब 30 लाख की हो चुकी हुई है, जो कि वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है इन माय ओपिनियन। बिल्कुल ऐसे। आपकी भी पता नहीं क्या ओपिनियन होगी। या तो अनलेस आप कोई बैंक एम्प्लॉय हैं जो कि आपको 0 मार्केट पे दे देगा तो आप जरूर ऑल्टो लें। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट या आप एक बैंक एम्प्लॉय नहीं है तो जस्ट गो फॉर कल्टस विद नो हेजिटेशन। नहीं, 0% मार्कअप पे भी लेंगे, एट द एंड आपने टोटल प्रिंसिपल अमाउंट तो वही देनी है ना। चलिए बेनिफिट की बात कर रहा था। लेकिन आपको ये होगा फायदा कि जब तक आपकी वो इंस्टॉलमेंट्स पूरी होंगी तब तक वो गाड़ी 50 लाख पे पहुंच चुकी होगी। नहीं, वो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहे थे कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो नई गाड़ी को बहुत अच्छी तरह स्मेल करना चाहते हैं, जिनकी गाड़ी की ड्राइव नहीं पूरी होती ना नई के बगैर। उनके लिए मैं कह रहा हूँ अगर उन्हें लेनी है तो या तो फिर बैंक एम्प्लॉय बन जाए, 0 मार्केट पे ले लें, या फिर अपनी जेब को देखते हुए वो जितने पाँव फैलाओ जितनी चादर है उसके मुताबिक वाला अगर करें तो फिर ये बेहतरीन गाड़ी है। नहीं, मेरे हिसाब में अगर मैं ओपिनियन अपनी दूँ ना तो मेरे ख्याल में आपको गाड़ी वो लेनी चाहिए जो कैश इन हैंड आपके पास पैसे हों। क्योंकि अगर आप बैंक से भी करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, एक तो आपके ऊपर लाइबिलिटी बनी रहती है, चाहे उसके ऊपर मार्कअप है या नहीं है, वो एक सेपरेट डिबेट है। बट ओवरऑल आपके पास जो कैश हो हाथ में आपको वो गाड़ी ले लेनी चाहिए। बट फाइनेंशियल इसलिए फाइनेंस बढ़ चुकी हुई है क्योंकि एक टाइम पे समझा जाता था कि फाइनेंस में आप जो ऊपर उसके मार्कअप दे रहे होते हैं वो आपको काफ़ी महंगी गाड़ी पड़ती है। लेकिन अब डायनामिक्स इस तरह चेंज हो गए हैं मार्केट के कि आज अगर आप एक गाड़ी 15 लाख की फाइनेंस करवाते हैं और आपकी जब
फाइनेंसिंग कंप्लीट होती है वो 17-18 लाख की आपको पड़ती है, लेकिन तब तक उसकी एक्चुअल कॉस्ट 22-23 लाख पे पहुंच चुकी होती है। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको वो एक बारे में पड़ती है गाड़ी। तो वो इस वजह से काफ़ी डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। खैर लेकिन ये 2019 से 2023 के टेन्योर में हम ये बात कर सकते हैं स्पेसिफिकली। हाँ, स्पेसिफिकली जब गाड़ियों की कीमत बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई बिल्कुल ऐसा ही है। है। अदरवाइज तो इतना कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि गाड़ियों के प्राइसेस No way इतनी। यार। अब तो खैर हर 15 दिन बाद जैसे पेट्रोल की प्राइस चेंज होती है गाड़ी की भी चेंज हो रही होती बल्कि है। मैं तो खुद भी ये सोचता हूँ कि शायद अगर मैं अब गाड़ी अपग्रेड करूँ नई की तरफ तो शायद मैं बैंक से लीज ही करवाऊंगा, क्योंकि कैश इन हैंड इतना आपके पास वाली बात रहती ही नहीं है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। नहीं रहती भी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको प्राइसेस का पता ही नहीं होता। आज अगर आप प्लान करते हैं 10 दिन बाद प्राइस ही और होती है। बिल्कुल ऐसे तो आप जो बजट लेके निकले होते हैं उसमें आपको उसकी बजाय एक नीचे वाली गाड़ी आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो खैर ये तो डायनामिक्स अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो आमीन आमीन। और ऑटो इंडस्ट्री भी कुछ रिवाइव हो, बट इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, बट देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल तो उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें भी कोई बेहतरी करेगा। तो बाकी थैंक यू वेरी मच वंस अगेन गौहर फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू, एंड आई होप व्यूअर्स आपके लिए भी काफ़ी ये बेनिफिशियल होगी, वीडियो यूज़फुल होगी। अगर आप इस तरह की गाड़ी ये लेना चाहते हैं या फिर इसी बजट में कोई और गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप मेक कर सकते हैं इस रिव्यू को देखने के बाद। लास्ट में मेरी आपसे अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, यहाँ पे ही कहीं पे आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके अलावा बेल नोटिफिकेशन पे भी आप आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। ये बहुत मैंडेटरी है जी। हाँ, ये बहुत मैंडेटरी है, इनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन है। बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। सो वी विल मीट यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।